क्वेश्चन नंबर 76 हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है अ क्लाइंट हु इज़ एट 26 वीक गेस्टेशन, एक फीमेल है जो 26 वीक गेस्टेशन में है, अराइव एट द क्लिनिक फॉर शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन, हर बीपी इज़ 150/86, तो उसका बीपी बढ़ा हुआ है। एंड सी टेल्स दैट सी हैड गेंड 5 पाउंड इन लास्ट 2 वीक, 2 हफ्ते में उसने अपना 5 पाउंड वजन बढ़ा लिया है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। याद रखना बच्चे, बीपी का बढ़ना और वेट गेन होना, और वेट गेन भी कितना, 2 पाउंड से ज़्यादा, 2 पाउंड से ज़्यादा वेट गेन होना एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 2 पाउंड से ज़्यादा वेट गेन होना और बीपी का बढ़ना साइन है कि उस व्यक्ति में क्या हो सकता है, उस लेडी में क्या हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस लेडी का यूरिन देखना चाहिए। अगर उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यानी उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर आ रहा है, तो समझ जाओ प्रोटीन यूरिया, तो समझ जाओ कि उस लेडी का डायग्नोसिस किस चीज़ का बन चुका है, प्री इक्लेम्सिया। तो हमें कंसर्न, हमें चिंतित हो जाना चाहिए प्री इक्लेम्सिया के लिए। वेट, बीपी बढ़ेगा, वेट गेन होगा 2 पाउंड से ज़्यादा, और यूरिन में प्रोटीन बाहर आएगा। ये 3 लक्षण देखते ही हम समझ जाएंगे औरत में क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो अब अगर उसका 5 पाउंड वजन बढ़ा है और बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका यूरिन देखेंगे एल्ब्यूमिन के लिए। यूरिन में एल्ब्यूमिन देखेंगे, अगर यूरिन में प्रोटीन बाहर आ रहा है तो समझ जाओ ये तीनों लक्षण मिला के बता रहे हैं कि फीमेल को क्या है, प्री इक्लेम्सिया है। और प्री इक्लेम्सिया वाली औरत के सबसे ज़्यादा सीजर का प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि वो कभी भी इक्लेम्सिया में चेंज हो सकता है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच बिहेवियर डज अ नर्स एक्सपेक्ट ऑफ अ न्यूबॉर्न अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ। बर्थ के 1 घंटे के बाद न्यूबॉर्न कौन सा बिहेवियर दिखाएगा। याद रखिए बच्चे, जैसे ही न्यूबॉर्न पैदा होता है वो काफ़ी क्राई करता है, काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद आप देखोगे बच्चा बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है और चुपचाप सो जाता है। तो याद रखना, रिलैक्स्ड एंड स्लीपिंग क्वाइटली वाली स्टेज में होता है आधे घंटे के बाद। तो 1 घंटे में बच्चा क्या शो कर रहा होगा कि वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो रहा होगा, रिलैक्स्ड होगा और सो रहा होगा। इमेज देखिए, ये देखिए बच्चे, पैदा होते ही बच्चा क्राई करता है और उसके बाद आधे से 1 घंटे में बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और वो चुपचाप सो जाता है। एंड देन उसके बाद एक स्टेज आती है जब उसकी अवेकनिंग होती है, बच्चा उठता है, फिर एक्टिविटी करता है, देन रेस्ट करता है, देन क्रॉलिंग करता है। पर इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि बर्थ के टाइम पे क्राई करता है, एंड देन आधे से 1 घंटे में बच्चा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और चुपचाप सो जाता है, एंड देन फिर अवेकनिंग शो करता है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या बताएंगे, रिलैक्स्ड एंड स्लीपिंग क्वाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, a client who has a phobia about dogs is about to begin systemic desensitization। systemic desensitization किया जा रहा है उसका, जिसको कुत्तों से डर लगता है उस व्यक्ति का। the client ask what treatment will involve, what is the best nursing response। systemic desensitization में क्या किया जाता है, इसमें बच्चे जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को धीरे धीरे, जैसे उसको कुत्ते से डर लगता है तो धीरे धीरे पहले कुत्ते की इमेज दिखाएंगे, फिर कुत्ते को पास लेके आएंगे, फिर उसको कुत्ते के साथ रखेंगे, धीरे धीरे उसके जो फोबिया है, उसका जो डर है, उसको दूर किया जाता है। और उसके साथ साथ उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ, जैसे पहले डॉग की इमेज दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप ब्रीथ कीजिए, रिलैक्स करिए, फिर डॉग को पास लेके आएंगे, फिर उसको डॉग के साथ उसको बैठाएंगे, धीरे धीरे करके रिलैक्स भी करेंगे। तो आंसर क्या जाएगा, योर कॉन्टैक्ट विद डॉग्स विल इंक्रीज वाइल यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। आपका कॉन्टैक्ट डॉग के साथ इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, पहले फ़ोटो दिखाएंगे, फिर पास लाएंगे, फिर उसके साथ उसको खड़ा करेंगे, और साथ साथ में आपको रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे ताकि आपका जो डर है वो निकल जाए, फोबिया निकल जाए। इसे कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये कई बार छिपकली वगैरह के साथ भी यूज़ किया जाता है। जिन फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा डर लगती है छिपकली वगैरह से, तो पहले छिपकली की फ़ोटो दिखाते हैं, फिर छिपकली को थोड़ा और पास लेके आते हैं, फिर साथ साथ में उसको रिलैक्सेशन टेक्निक भी बोलते रहते हैं कि आप घबराइए मत, लंबी सांस लीजिए। फिर धीरे धीरे कुछ हफ्ते के बाद छिपकली उसके काफ़ी करीब लाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद छिपकली उसके हाथ में रख देते हैं, फिर काफ़ी टाइम के बाद उसको छिपकली के साथ रखते हैं। इस तरीके से रिलैक्सेशन टेक्निक देते हैं, तो उसी को कहा जाता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। जिससे डर लगता है उसको धीरे धीरे पेशेंट के साथ एक्सपोज कराते हैं। नेक्स्ट
Question number 79. A nurse is providing dietary teaching for a client who is receiving high protein diet while recovering from acute episode of colitis. कोलाइटिस वाला व्यक्ति है जिसको कोलाइटिस है, उसको हाई प्रोटीन डाइट दी जा रही है. व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन रैशनल फॉर दिस डाइट? क्यों कोलाइटिस वाले व्यक्ति को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है? तो ध्यान रखिए बच्चे, प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है टिश्यूज़ का, टिश्यू के निर्माण में प्रोटीन की ज़रूरत होती है. और कोलाइटिस वाले व्यक्ति के इंटेस्टिनल जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी क्या हो चुकी है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है. इसलिए कोलाइटिस के व्यक्ति को प्रोटीन दिया जाता है ताकि उसके जो कोलोन की सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो क्या कर सके, रिपेयर कर सके. इसलिए रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट देते हैं एक व्यक्ति को जिसको कोलाइटिस है. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 80. अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट एपिसोड ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. एक व्यक्ति को एक्यूट एपिसोड हो रहा है ब्रोंकियल अस्थमा का. व्हाट का आउटकम शुड बी अचीव्ड? अस्थमा में हमारे दो ही प्रायोरिटी होती है बच्चे. एक तो ब्रोंको डायलेशन करो, ब्रोंकस को डायलेट करो क्योंकि अस्थमा में नैरो हो गया है. और दूसरा कि जो म्यूकस है उसको बाहर निकालो, म्यूकस को बाहर निकालो. ठीक है, दो ही हमारे मेन एम होते हैं अस्थमा में. तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, रेजिंग म्यूकस सिक्रीशन फ्रॉम द चेस्ट से म्यूकस सिक्रीशंस को बाहर निकालो ताकि एयरवे अच्छे से मेंटेन हो सके, पेटेंट हो सके. एयरवे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. और ब्रोंको डायलेटर देना, ब्रोंको डायलेट करना, ब्रोंकोस को डायलेट करना और म्यूकस को बाहर निकालना, सिर्फ दो मेन चीज़ होती है जो अस्थमा में हमें करनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. व्हेन अ डेवलपमेंटल अप्रेजल इज परफॉर्म्ड ऑन अ 6 month ओल्ड इन्फेंट, 6 महीना ओल्ड इन्फेंट है, विच ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द नर्स इन लाइट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसिफेलिस? तो 6 month ओल्ड इन्फेंट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ नर्स इन लाइट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसिफेलिस? क्या देखकर हम ये डायग्नोसिस बनाएंगे कि बच्चे को हाइड्रोसिफेलिस है? तो याद रखें बच्चे, हाइड्रोसिफेलिस में हेड का सर्कमफेरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चे का. उस कंडीशन में बच्चे में हेड लैग देखने को मिलेगा. अगर 6 महीने के बच्चे में भी हेड लैग देखने को मिल रहा है तो समझ जाओ बच्चे को क्या है, हाइड्रोसिफेलस है. तो ये देखो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, हेड लैग देखने को मिलेगा. हेड होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चे में क्या है, हाइड्रोसिफेलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. अ नर्सिंग असिस्टेंट इंटरप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल बाय अ क्लाइंट. यानी कि ओसीडी का एक व्यक्ति है, उसको बार बार मान लीजिए फॉर एग्जांपल लग रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, और जब वो हाथ धो रहा था तो उसको रोक दिया गया हाथ धोने से. तो बताओ, अगर उस व्यक्ति को ओसीडी है और उससे लगा है कि मेरे हाथ गंदे और वो हाथ धो नहीं पा रहा है तो उसमें क्या डेवलप होगी, ये पूछना चाह रहा है. ठीक है, उसको इंटरप्ट कर दिया है परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल बाय ए क्लाइंट. जो बार बार कर रहा है उससे उसको इंटरप्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है ओसीडी के पेशेंट को. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली क्लाइंट रिएक्शन? क्लाइंट में क्या डेवलप होगा, एंजाइटी. और याद रखना, ओसीडी वाला बार बार उस काम को करता है, कंपल्सन बार बार क्यों करता है उस काम को, ताकि उसकी क्या कम हो, उसकी जो अंदर की एंजाइटी है वो कम करने के लिए करता है. ठीक है, ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बच्चे, फ्लॉक्सिटिन. याद रखना, ज़्यादातर सारी न्यूरोटिक डिजीज़ जो होती हैं उनकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, फ्लॉक्सिटिन. तो ओसीडी में फ्लॉक्सिटिन होता है. ओसीडी में ईआरपी थेरेपी दी जाती है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. याद रखना, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी दी जाती है. एक तो ये याद रखना. और ओसीडी में कग्निटिव सीबीटी भी दी जाती है, कग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. और इसमें पेशेंट क्यों बार बार सेम काम करता है, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए. ठीक है, ऑब्सेशन मतलब बार बार सेम थॉट का आना कि तेरे हाथ गंदे. कंपल्सन यानी बार बार हाथ धोना, एंजाइटी को कम करने के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87. आ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डाययूरेटिक फॉर अ क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन. एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, उसको डाययूरेटिक दिया जा रहा है. व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग व्हेन एक्सप्लेनिंग डाययूरेटिक रिड्यूस बीपी? डाययूरेटिक बीपी को कैसे कम करते हैं बच्चे? डाययूरेटिक सारा पानी को बाहर भेज देंगे यूरिन के फॉर्म में, और जब सारा पानी बाहर चले जाएगा तो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और जब वो कम हो जाएगा तो बीपी भी कम हो जाएगा. तो डाययूरेटिक क्या करते हैं, हमारे सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. ठीक है, डाययूरेटिक में एक नाम याद रखना, स्पाइरोनोलैक्टोन. स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होता है, पोटेशियम को स्पेयर करता है, रोकता है. इसीलिए इस व्यक्ति में
हाइपर कैलीमिया होने का रिस्क होता है, हाइपर कैलीमिया होने का रिस्क होता है, इसीलिए इस व्यक्ति को नहीं देंगे बनाना। ये क्वेश्चन आता है, इसको हाई पोटेशियम डाइट नहीं देंगे, बनाना नहीं देंगे। और एक होता है लूप डाययूरेटिक, जिसे कहते हैं फ्रूजामाइड, लूप डाययूरेटिक कहते हैं इसको, लूप डाययूरेटिक। और फ्रूजामाइड अगर एकदम से दे देंगे तो किसी भी पेशेंट में रैपिडली आपने फ्रूजामाइड दे दिया है तो उसमें रिंगिंग इन द ईयर देखने को मिलता है, उसके कान में रिंगिंग देखने को मिलेगी। तो स्पाइरोलेक्टोन और फ्रूजामाइड, ये दो चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग थायजाइड डाययूरेटिक। एक बच्चे को थायजाइड डाययूरेटिक दिया जा रहा है पेशेंट को हाइपरटेंशन के लिए। विच फूड सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नर्स डाइटरी टीचिंग अबाउट थायजाइड डाययूरेटिक वॉज इफेक्टिव। क्या खाना देंगे कि हम समझ जाएंगे कि थायजाइड डाययूरेटिक में यही खाना देना चाहिए। याद रखना बच्चे, चाहे फ्रूजीमाइड हो, चाहे थायाजाइड डाययूरेटिक हो, चाहे थायजाइड डाययूरेटिक हो, चाहे फ्रूजामाइड हो, ये दोनों पोटेशियम को बाहर करते हैं, दोनों के दोनों पोटेशियम को बाहर करते हैं बॉडी से। सिर्फ स्पाइरोलेक्टोन क्या करता है, पोटेशियम को रोकता है बॉडी में, बाकी ये सब बाहर करते हैं। अगर थायजाइड डाययूरेटिक देने से पोटेशियम बाहर होगा तो उस पेशेंट में हाइपोकैलीमिया हो सकता है, पोटेशियम की कमी हो सकती है। इसीलिए इस व्यक्ति को ऐसा खाना दो, या फिर फ्रूजामाइड भी दे रहे हो तो हाइपोकैलीमिया हो सकता है। इस व्यक्ति को ऐसा खाना दो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जिसका एग्जांपल जाएगा ब्रोकली। ब्रोकली में पोटेशियम ज़्यादा होता है तो वो दे देंगे इसको। लेकिन स्पाइरोलेक्टोन उल्टा है, वह हाइपरकैलीमिया करा सकता है, इसलिए इस व्यक्ति को ऐसा खाना दो जिसमें पोटेशियम ना हो, ठीक है। और ऐसा खाना मत दो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे बनाना में पोटेशियम ज़्यादा होता है, नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अ क्लाइंट विद एड्रिनल इंसफिशियंसी। एक व्यक्ति जिसमें एड्रिनल ग्लैंड की इंसफिशियंसी हो गई है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कम हो गए। रिपोर्ट फीलिंग वीक डिजी स्पेशली इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही वो काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहा है, काफ़ी डिजीनेस उसको हो रही है। व्हाट शुड द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस सिम्टम। क्यों ये लक्षण नज़र आ रहे होंगे, याद रखिए बच्चे, ये है किडनी, ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बनाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रिनल ग्लैंड बनाती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अगर एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर दी जाए तो इससे हो जाएगी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, यानी एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है वो भी क्या हो जाएंगे, कम। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम है तो बच्चे उसमें ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा, कम। ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा, कम। अगर ग्लूकोज कम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण ही आ रहे हैं ये वीक डिजीनेस, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या क्या लक्षण हमने पढ़े हैं। पेशेंट को काफ़ी वीकनेस होगी, पेशेंट को काफ़ी डिजीनेस होगी, पेशेंट को काफ़ी स्वेटिंग होगी, डायफोरोसिस, उसको चक्कर आएगा, ठीक है। कूल मिस्ट स्किन होगी, काफ़ी कूल मिस्ट स्किन देखने को मिलेगी। सिनकोप यानी चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। हंगर, उसको काफ़ी भूख लगेगी। ये सारे लक्षण हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, और उसको ट्रिमर भी आ सकते हैं। तो ये सारे लक्षण हाइपोग्लाइसीमिया के हैं, इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उस व्यक्ति को हो रहा होगा। तो आंसर जाएगा हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, उस व्यक्ति को एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। और एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से ना तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बन रहे, ना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम बन रहे तो ग्लूकोज कम बन रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है, और ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन। नेक्स्ट, ऐसे कंडीशन में बच्चे जो भी स्टेरॉइड्स चलते हैं ना, वो जिंदगी भर चलते हैं, लाइफ टाइम चलते हैं, याद रखना, लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी फेलियर है, फॉर व्हाट साइन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड द नर्स मॉनिटर फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया जिसकी किडनी खराब है उसमें क्या क्या आएगा, बताओ। क्या पोटेशियम बाहर जाएगा, नहीं, तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैलीमिया। तो उस व्यक्ति में हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा जिसमें किडनी खराब है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपोकैलीमिया, तो ये तो गलत है बच्चे, क्योंकि पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा तो हाइपरकैलीमिया। अब मुझे बताओ, क्या किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट कर पाएगी, नहीं, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। अगर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, नहीं, तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस व्यक्ति में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, यानी कैल्शियम कम देखने को मिलता है। क्या ये यहाँ पर है, जी हाँ, लिखा हुआ है हाइपोकैल्सीमिया, यही सही आंसर जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया नहीं बच्चे, पोटेशियम को रोकता है और पानी को भी रोकेगा। तो जब पानी रुकेगा ना बॉडी के अंदर तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम होता हुआ नजर आता है,
ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया ये भी नहीं देखा जाता है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया देखा जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। अब मुझे बताओ अगर कैल्शियम कम है तो क्या बढ़ जाता है, फॉस्फेट, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है, फॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है, फॉस्फेट काफ़ी बढ़ जाता है क्लाइंट में। और जब फॉस्फेट बढ़ता है तो इसके लिए हम कौन सी दवाई देते हैं, हम इसके लिए देते हैं फॉस्फेट बाइंडर, फॉस्फेट बाइंडर। और ये क्वेश्चन टारगेट हाई में है भी कि फॉस्फेट बाइंडर को किसके साथ दिया जाता है, हमेशा विद फूड, हमेशा खाने के साथ फॉस्फेट बाइंडर को दिया जाता है, वो फॉस्फेट को बॉडी से बाहर कर देता है, विद फूड दिया जाता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और आरबीसी कम बनेंगे क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं है, तो एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग हर 6 month pregnancy a woman visit the prenatal clinic for the first time as a part of initial assessment। CBC कराया जाता है, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में पाया जाता है और अलर्ट द नर्स फॉर फर्दर असेसमेंट। क्या चीज़ मिलेगी लेबोरेटरी रिजल्ट में जो नर्स को अलर्ट कर देगी, बच्चे याद रखें, प्रेग्नेंट फीमेल में सबसे ज़्यादा खतरा किसका होता है, एनीमिया का। और ज़्यादातर इंडिया में सारी फीमेल्स एनीमिक होती हैं और सबसे कॉमन एनीमिया कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन एनीमिया है भारत में। और इसमें दो चीज़ें देखी जाती है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक होता है इसमें, और हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो सबसे ज़्यादा खतरा एनीमिया का होता है औरतों में जो प्रेग्नेंट है। और हम कब बोलते हैं, 11 से कम, अगर 11 ग्राम पर डीएल से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो हम उसको एनीमिक बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पर जो इसका हीमोग्लोबिन 10 आया, ये बहुत चिंता की बात है, 10 नहीं आना चाहिए, 11 से ज़्यादा नॉर्मल होता है, तो ये एनीमिक है। और अगर ये एनीमिक है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो आंसर क्या जाएगा, कौन सी चीज़ अलर्ट करेगी नर्स को, ऑप्शन नंबर सेकंड, हीमोग्लोबिन का 10 होना बुरी बात है, एनीमिक है फीमेल, ठीक है, 11 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 2 hours आफ्टर अनइवेंटफुल लेबर, अनइवेंटफुल लेबर के 2 घंटे के बाद अ क्लाइंट यूट्रस इज 4 फिंगर ब्रेथ अबव द अम्बलिकस। अनइवेंटफुल लेबर के 2 घंटे के बाद आप देखते हो कि जो क्लाइंट का यूट्रस है वो 4 फिंगर ब्रेथ और ऊपर चले गया है। आफ्टर यूरिनरी कैथेटराइजेशन द फंडस रिमेन फर्म एंड 4 फिंगर ब्रेथ अबव द अम्बलिकस। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। आप ये देखते हो कि उसका जो अम्बलिकस, जो उसका यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ रहा है। तो बच्चे जब यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है जबकि लेबर अनइवेंटफुल रहा, लेबर हुआ नहीं है, उसके बाद भी यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ अंदर क्या इकट्ठा हो रहा है, ब्लड, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। और अगर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है और ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नोटिफाई द डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि हो सकता है इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए अंदर की फीमेल शॉक में भी जा सकती है। तो अगर बिना किसी कारण के उसका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हो सकता है कि अंदर ब्लीडिंग हो रही हो और उसकी वजह से औरत शॉक में जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आ क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है। विच स्किन कंडीशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट। मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण बार बार पूछे जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी की बहुत कम हो जाती है, तो हर चीज़ कम हो जाती है बॉडी में, इसलिए याद रखना सीबेशियस जो ग्लैंड है ना, सीबेशियस ग्लैंड, उनका काम भी कम हो जाएगा। जब सीबेशियस ग्लैंड का काम कम हो जाएगा तो स्किन वेट रहेगी या ड्राई, स्किन हो जाएगी ड्राई। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन देखने को मिलती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अब आपसे एग्जाम में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे हाइपो में नज़र आता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, और हाइपर में नज़र आता है डायरिया। हाइपो में नज़र आता है वेट गेन, हाइपर में नज़र आएगा वेट लॉस। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। अब देखो बच्चे ध्यान से, हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण। हाइपोथायरॉयडिज्म में नीचे लिखा हुआ है, देखो ड्राई स्किन बच्ची, और यही हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में सीबेशियस ग्लैंड कम काम करते हैं जिसकी वजह से ड्राई स्किन। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगी, ज़्यादा काम करेंगे सीबेशियस ग्लैंड। अच्छा, वेट गेन, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या नज़र आता है, वेट गेन, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा,
हाइपोथायराइडिज्म वाले व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए, और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और इनटॉलरेट कर सकता है, वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, हाइपरथायराइडिज्म में आपको डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होते हुए भी नजर आएगी। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म में हेयर लॉस होंगे, हाइपर में ब्रिटल हेयर होंगे, हाइपोथायराइडिज्म में फटीक होगा, हाइपरथायराइडिज्म में सो नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं, और भी हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर वेट लॉस होगा हाइपरथायराइडिज्म में। नेक्स्ट, हीट के लिए सेंसिटिव कौन होता है, हाइपरथायराइडिज्म, और कोल्ड के लिए सेंसिटिव कौन होता है, हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखी जाती है, हाइपोथायराइडिज्म में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेवियर मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखी जाती है, हाइपोथायराइडिज्म में। ठीक है, और कौन कौन से लक्षण आएंगे यहाँ पर, क्या देखा जाता है, हाइपर में डायरिया और हाइपो में कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये देख लीजिए। वेट गेन हाइपो, वेट लॉस हाइपर, डायरिया हाइपर, कॉन्स्टिपेशन हाइपो। ठीक है, पफी फेस हाइपो, और ये जो सारे लक्षण हैं किस में देखे जाएंगे, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म में। चलिए नेक्स्ट, तो याद रखिएगा, हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई स्किन देखने को मिलती है और हाइपरथायराइडिज्म में मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड हिप। बच्चे, हिप का आपने क्या किया है, हिप की सर्जरी करी है आपने, यहाँ पर हिप की सर्जरी करी है। अब व्हाट इज़ द नर्सिंग असेसमेंट और अफेक्टेड लेग। अफेक्टेड लेग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नर्सिंग असेसमेंट होगा सर्जरी के बाद। तो मैंने बताया ना, कभी भी कोई सर्जरी हो, कोई प्लास्टर लगा हो, एम्पुटेशन, क्या, चलिए एम्पुटेशन में तो नहीं, पर कभी भी कोई कास्ट लगा हो, कभी कोई सर्जरी करी गई हो, आपको हमेशा क्या करना है, इन पैर के टोज़ को देखना है। पैर के टोज़ को देख के आप किसके बारे में पता लगाओगे, न्यूरोवस्कुलर स्टेटस। न्यूरोवस्कुलर स्टेटस, आप ब्लांस टेस्ट करोगे, आप देखोगे उसमें पेन हो रहा है या नहीं, वो मूव हो रहा है या नहीं, ये सारे लक्षण देखकर आप टोज़ की मोबिलिटी के लिए चेक करोगे, ताकि क्लाइंट का न्यूरोवस्कुलर स्टेटस आपको पता चल सके। न्यूरोवस्कुलर स्टेटस पता करने के लिए आप टोज़ की मोबिलिटी को देखते हो। कभी भी अगर लेग में कोई सर्जरी हुई है तो टोज़ में देखो। और सर्कुलेशन को देखने के लिए हम 5P का देखते हैं ना, पेन, पेरेस्थीजिया, पैरालिसिस, तो ये सारे, पल्सलेसनेस, ये 5P के लिए देखते हैं, और ब्लांस टेस्ट वगैरह करते हैं ताकि न्यूरोवस्कुलर स्टेटस का पता लगे। तो टोज़ की मोबिलिटी के लिए देखो, चाहे कास्ट लगा हो या सर्जरी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 100, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद स्पाज्मेटिक क्रूप। एक बच्चे को स्पाज्मेटिक क्रूप, जिसे लेरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। व्हाट साइन एंड सिम्टम अलर्ट द नर्स दैट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। कौन सा लक्षण आते ही नर्स इमीडिएटली वो हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी कि अब कुछ ना कुछ बहुत दिक्कत वाली चीज़ होने वाली है। आंसर जाएगा रैपिड रेस्पिरेशन। बच्चे, बार्किंग का, हॉर्सनेस, इरिटेबिलिटी, ये तो देखी ही जाती है स्पाज्मेटिक ग्रुप में, लेकिन रैपिड रेस्पिरेशन, अगर बच्चा बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है तो समझ जाओ कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो अब नर्स अलर्ट हो जाएगी कि जल्दी जल्दी मुझे कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। एयर ऑब्स्ट्रक्शन को बता रहा है, साइन ऑफ इम्पेंडिंग, यानी हो सकता है कि जल्दी ही बच्चे का एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। इसलिए रैपिड रेस्पिरेशन अगर बच्चा कर रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बाकी ये तीनों तो नॉर्मली ग्रुप के बच्चे में देखे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट मस्ट द नर्स एम्फसाइज टू अ फैमिली व्हेन प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर परसिस्टेंट अस्थमा। परसिस्टेंट अस्थमा वाले की फैमिली को क्या बताएगी नर्स। अस्थमा वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनको बताना होता है कि देखो, दवाई तब भी खानी है जब आप एसिम्प्टोमेटिक हो, जब आप में कोई लक्षण नहीं आ रहे तब भी अस्थमा की दवाई आपको लगातार खाती रहनी है। ये हम उनको बताते हैं कि मरीज़ चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो, दवाई रोज़ खिलानी है अस्थमा वाले मरीज़ को, जिसे परसिस्टेंट अस्थमा है उसको। तो मेडिकेशन मस्ट बी कंटिन्यूड इवन व्हेन एसिम्प्टोमेटिक। अगर मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक है तब भी लगातार दवाई खिलाएं, ताकि अचानक से अस्थमा हो ना जाए। परसिस्टेंट अस्थमा को तो लगातार ही अस्थमा रहता है, तो जब मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक है उस समय भी दवाई खिलाने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक। जैसे आप फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस, खासकर नेक स्टिफनेस आप पढ़ते हो तो आप सीधा समझ जाते हो ये मेनिंजाइटिस का बच्चा है।
इसमें नेक स्टिफनेस, हेडेक और फीवर देखने को मिल रहा है। एक्सप्रेसेस कंसर्न दैट द चाइल्ड बी टेस्टेड फॉर मेनिंजाइटिस, हो सकता है कि उससे मेनिंजाइटिस हो। वट टेस्ट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट इज यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस बनाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बच्चे? CSF को देखा जाता है। और CSF कैसे निकाला जाता है? लंबार पंचर से। ठीक है, तो लंबार पंचर किया जाता है CSF एनालिसिस के। और CSF एनालिसिस जब आप करोगे मेनिंजाइटिस वाले बच्चे का, तो उसमें आपको ग्लूकोज कम नज़र आएगा और प्रोटीन बढ़ा हुआ नज़र आएगा CSF में। अब CSF में नॉर्मल ग्लूकोज और प्रोटीन कितना होता है? अच्छा, आई गेस जो 45 से 80 तो कितना होता है? ग्लूकोज होता है। और प्रोटीन होता है 15 से 45 समथिंग कुछ प्रोटीन होता है। ठीक है, और 45 से 70-80 तक क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ये देख लीजिएगा। और पिछली बार नॉर्थ सेट में 2023 में क्या पूछा हुआ था? लंबार पंचर की साइट बताओ अडल्ट में और बच्चों में। बच्चों में और अडल्ट में लंबार पंचर की साइट, तो अडल्ट में क्या होती है? L3 L4 होती है ना, L3 L4, और बच्चों में L4 L5। और सबसे कॉमन बोलेंगे, सबसे कॉमन कौन सी होती है तो बताइए? सबसे कॉमनली कौन सी यूज़ करते हैं? L4 L5 यूज़ करते हैं। जबकि मतलब आप इस तरीके से देख लीजिए, चिल्ड्रन में लिख देता हूँ L4 L5, अडल्ट में कहाँ पर करते हैं? L3 L4, और सबसे कॉमनली L4 L5 में करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये नॉर्थ सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार ये पूछ लेगा मेनिंजाइटिस में। और मेनिंजाइटिस में CSF एग्जामिनेशन करते हैं, लंबार पंचर करते हैं। लंबार पंचर के लिए C से पोजीशन देते हैं या फीटल पोजीशन देते हैं, या उसको फीटल पोजीशन कहते हैं। और लंबार पंचर करने के बाद या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को बोलेंगे आपको फ्लैट लाई करना है, बिल्कुल फ्लैट। तकिया का भी इस्तेमाल नहीं करना है, पिलो का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पिलो का इस्तेमाल करोगे या फ्लैट लाई नहीं करोगे, तब आपको क्या हो जाएगा? साइड इफेक्ट होगा हेडेक। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उसको पानी पिलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अ लेफ्ट न्यूमेक्टमी। एक पेशेंट का लेफ्ट लंग निकाल दिया है, न्यूमेक्टमी यानी लंग को निकाल दिया है कैंसर की वजह से। द नर्स पाल्पेट द क्लाइंट ट्रैकिया रूटीनली। और अब जो नर्स है वो ट्रैकिया को बार बार पाल्पेट कर रही है। व्हाट इज़ द रेशनल फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन? क्यों वो बार बार ट्रैकिया को देख रही है? मान लीजिए ये ट्रैकिया है और यहाँ पर एक लंग्स था और यहाँ पर एक लंग है। ठीक है, अब जो लेफ्ट लंग है उस लेफ्ट लंग को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया गया है, यानी कि इस लेफ्ट लंग को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अब बताओ, और यहाँ पर ये हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है आपका, तो क्यों वो ट्रैकिया को बार बार पाल्पेट करिए बच्चे? जब भी यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस बच गया है ना, तो जब ये स्पेस खाली बचता है तो होता क्या है? प्रेशर की वजह से हार्ट भी इस तरफ को शिफ्ट होता है और लंग भी इस तरफ को शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया भी इस तरफ को शिफ्ट हो जाती है। और इसीलिए वो बार बार ट्रैकिया को पाल्पेट कर रहा है, ताकि वो देख सके कि कहीं ट्रैकिया तो नहीं शिफ्ट हो रही है। मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट देखने को मिलता है, मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरफ क्या बचा है? अब खाली स्पेस है, तो ये ऑर्गन्स प्रेशर की वजह से इधर शिफ्ट होते हैं, इसीलिए वो ट्रैकिया को पाल्पेट करिए। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा, अब मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट में हैव अकर्ड, मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट हो सकती है, इसलिए वो बार बार ट्रैकिया को रूटीनली देख रही है, कहीं ट्रैकिया इधर तो पाल्पेट नहीं हो रही है। ठीक है, इमेज देखिए, इस इमेज में देखिए बच्चे, जिसमें न्यूमेक्टमी की गई है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली स्पेस है ना, तो हो सकता है कि ये हार्ट, ये लंग्स और ट्रैकिया इस तरफ शिफ्ट कर जाए, इसीलिए बार बार ट्रैकिया को नर्स पाल्पेट करती है, ये देखने के लिए कहीं मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए बच्चे, ये ट्रैकिया इधर मूव कर जाएगा, हार्ट भी मूव कर जाएगा और लंग्स भी मूव कर सकता है इंट्राथोरिक प्रेशर की वजह से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1010, क्वेश्चन नंबर 110। व्हेन परफॉर्मिंग अ न्यूबॉर्न असेसमेंट आफ्टर वेजाइनल बर्थ, वेजाइनल बर्थ के बाद न्यूबॉर्न असेसमेंट किया जा रहा है और नर्स ऑब्जर्व करती है स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ द टॉप ऑफ हेड, हेड के एक साइड में उसको स्वेलिंग नज़र आती है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिड द नर्स आइडेंटिफाई? देखिए बच्चे, अगर हेड के एक साइड में इस तरीके से स्वेलिंग नज़र आ रही है तो ये समझ जाइए कि वो क्या है? वो है सिफेलोहेमेटोमा, सिफेलोहेमेटोमा। मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। और वो सिर्फ एक जगह पे क्यों स्वेलिंग हो रही है? क्योंकि बच्चे वो सूचर को क्रॉस नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सिफेलोहेमेटोमा और कैपर्ट सैक्सिडेनम के बारे में देखिए, तो ये देखिए बच्चे,
ये है सिफेलोहेमेटोमा, जिसमें सिर्फ एक साइड में स्वेलिंग नजर आएगी, तो समझ जाओ ब्लड एक्यूमुलेट कर रहा है, उसे कहते हैं सिफेलोहेमेटोमा, और यह सूचर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ है कैपट सक्सीडेनम। कैपट सक्सीडेनम में भी एडिमा होता है, लेकिन इसमें फ्लूइड भरा होता है, पहला डिफरेंस। और दूसरा यहाँ पर देखिए, यह सूचर को क्रॉस कर पाता है। यही क्वेश्चन बार बार आता है। कैपट सक्सीडेनम, कैप आप किसी भी तरफ को घुमा सकते हो सर में पहनने के बाद, इस तरीके से याद रखना। कैपट सक्सीडेनम सूचर को क्रॉस करता है, जबकि सिफेलोहेमेटोमा सूचर को क्रॉस नहीं करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए ये है सिफेलोहेमेटोमा, एक ही साइड में आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। इसके बाद ये देख लीजिए, ये है सिफेलोहेमेटोमा, जबकि पूरे सूचर को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है कैपट सक्सीडेनम। और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सिफेलोहेमेटोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड। हेमाटोमा यानी ब्लड का कलेक्शन पेरिओस्टियम और स्कल के बीच में। ये क्वेश्चन भी आता है किस किस के बीच में? पेरिओस्टियम और स्कल के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, यह कभी भी सूचर को क्रॉस नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, ये साइज कुछ महीनों में ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। कैपट सक्सीडेनम में क्या ध्यान रखना है? ये सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है, इसमें फ्लूइड भरता है। एडिमा एक्सटेंड अक्रॉस सूचर लाइन, यह सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है प्रेजेंट एट बर्थ, और यह बर्थ में प्रेजेंट होता है, और यह 48 आवर्स के अंदर ठीक हो जाता है। डिसअपेयर विद इन आवर्स, कुछ आवर्स के अंदर ठीक हो जाता है, जबकि सिफेलोहेमेटोमा कुछ महीने में ठीक होता है। ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। तो मुझे बताइए कि अगर उसके एक साइड में स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि उसको क्या हो रहा है? सिफेलोहेमेटोमा। सिफेलोहेमाटोमा यानी ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है। उसके बारे में हम कौन सी चीज़ जानते हैं? सिफेलोहेमेटोमा दैट डू नॉट क्रॉस सूचर, वो नहीं क्रॉस करते हैं सूचर लाइन को, और रिजॉल्व होते हैं सेवरल वीक्स में रिजॉल्व होते हैं, और वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। वो सिफेलोहेमेटोमा है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है सिर्फ सर के एक हिस्से में सूजन आ रही है, तो समझ जाओ वो ब्लड जमा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब फेमोटिडिन। एक पेशेंट को फेमोटिडिन प्रिस्क्राइब की गई है। याद आया बच्चे? जिसके पीछे टिडिन होता है, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, वो क्या होते हैं? H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और जो H2 ब्लॉकर होते हैं वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, तो फेमोटिडिन दी जा रही है, जिसको डिस्पेप्सिया है। व्हाट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड अबाउट दिस मेडिकेशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम। क्या इस दवाई के बारे में नर्स बताएगी? इट डिक्रीजेज द सीक्रेशन इन द स्टमक, योर स्टमक की सीक्रेशंस को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि यह H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, यह HCl के सीक्रेशन को कम करती है, इसीलिए यह पेप्टिक अल्सर वगैरह में भी दी जाती है। और जिसके पीछे जोल आता है बच्चे, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, जिसके पीछे जोल आता है वो क्या होते हैं? प्रोटोन पंप इनिबिटर। वो भी HCl के सीक्रेशन को क्या करती है? कम करती है, लेकिन वो प्रोटोन पंप इनिबिटर होती है। और जिसके पीछे टिडिन आता है वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। क्वेश्चन नंबर 112। ऑल्दो अ नर्स इज अनेबल टू आइडेंटिफाई एन ऑब्वियस साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग। एक नर्स ऑब्वियस साइन नहीं ढूंढ पा रही है कि ब्लीडिंग हो ही रही है। अ क्लाइंट रिपीटेडली हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल। याद रखना बच्चे, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हेमाटोचीजिया, यानी ब्लड इन स्टूल देखने के लिए, स्टूल में ब्लड आ रहा है यानी इस चीज़ को देखने के लिए ऑकल्ट ब्लड टूल टेस्ट किया जाता है। और वो एक व्यक्ति का लगातार पॉजिटिव आ रहा है, तो समझ जाओ ब्लड आ रहा है स्टूल में। विच लेबोरेटरी रिजल्ट इज कंसर्न कंसिडरिंग द क्लाइंट हिस्ट्री। अगर क्लाइंट की हिस्ट्री को देखा जाए तो क्या चीज़ हमें निम्नलिखित में से मिल सकती है? देखो, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है, यानी ब्लड आ रहा है स्टूल में। अगर ब्लड बार बार स्टूल के साथ बाहर जा रहा है, तो बताओ उसकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे व्यक्ति में आपको हीमोग्लोबिन काफ़ी कम नज़र आ रहा है, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग स्टूल के साथ बाहर आ रही है। ठीक है, ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ब्लीडिंग होने की वजह से उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इनिशिएटेड आफ्टर अ क्लाइंट हैड इमरजेंसी सर्जरी। एक क्लाइंट का इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ा, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन द क्लाइंट डेवलप्स फीवर, चिल्स, लो बैक पेन। देखो, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लो बैक पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, चिल हो रहा है, ये समझ जाओ उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है।
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हमारा पहला काम क्या होता है, सबसे पहले स्टॉप करो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से, उसके बाद NS नॉर्मल लाइन से क्या करो, जो लाइन लगी हुई है उसे पेटेंट करो, और थर्ड काम क्या करो, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। पहला काम है स्टॉप करो, दूसरा काम है नॉर्मल लाइन से पेटेंट बनाओ IV को, और तीसरा काम डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। तीनों याद रखना, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, अ नर्स डिटरमाइन दैट पोस्टपार्टम क्लाइंट इज ग्रेविडा 1 एंड पैरा 1, ठीक है। पोस्टपार्टम क्लाइंट है, हर ब्लड टाइप इज B नेगेटिव। यहाँ ध्यान रखना बच्चे, माँ का क्या बोल दिया इसने, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। एंड हर बेबी इज O पॉजिटिव, और यहाँ देखो बच्चे का क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बोल दिया इसने, पॉजिटिव। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। जिसने पढ़ा है पूरे साल बच्चा, वो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेगा। देखो, माँ नेगेटिव होना और बच्चा पॉजिटिव होना क्या करवा सकता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी करा सकता है। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी से बचने के लिए ऐसी माँ जो नेगेटिव है और उसका बच्चा पॉजिटिव है, ध्यान से देख लो, माँ नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी माँ को हम क्या देते हैं, रोगाम D। और यहीं पर ख़त्म हो जाता है पूरा क्वेश्चन। बहरहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। B नेगेटिव माँ है, O पॉजिटिव बच्चा है, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर, उसको क्या देना चाहिए, ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ रोगाम D, उसको रोगाम D देना चाहिए। सिंपल सी बात है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल है, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और कितना देते हैं बच्चे, 1500 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 1500 इंटरनेशनल यूनिट। और एक तो 72 आवर्स के अंदर देते हैं, 72 आवर्स के अंदर देते हैं, और एक दूसरा 28 वीक में देते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कब कब देते हैं, 72 आवर्स में देते हैं, 28 वीक में देते हैं। 1500 इंटरनेशनल यूनिट आप क्या देते हो, रोगाम D देते हो, या फिर 300 mcg शायद कहते हैं, 300 mcg या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट। और 72 घंटे के अंदर पहली डोज, 28 वीक में दूसरी डोज, ठीक है। माँ नेगेटिव होनी चाहिए, बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए, RH इनकम्पेटिबिलिटी, रोगाम D देंगे। और बच्चे ABO इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है, जब दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, वो ABO इनकम्पेटिबिलिटी में आता है, ठीक है। तो आंसर तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 117, वाइल चेंजिंग अ न्यूबॉर्न डायपर, न्यूबॉर्न का डायपर चेंज करते समय अ क्लाइंट एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट अ स्मॉल स्पॉट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज ऑन द डायपर। वो कह रहे हैं कि वेजाइनल डायपर में आपको वेजाइनल डिस्चार्ज दिख रहा है, डायपर में आपको वेजाइनल डिस्चार्ज दिख रहा है रेड कलर का, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड टू दिस कंसर्न। और वो नर्स को बताती है कि जब मैं फीमेल, जो मेरा बच्चा है उसके जब डायपर चेंज कर रही थी, उसके डायपर में ब्लड लगा हुआ था, वेजाइनल डिस्चार्ज आ रखा था रेड कलर का। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बच्ची ये नॉर्मल है। एक्सप्लेन दैट दिस इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होता है। कई फीमेल बच्चे ऐसे होते हैं, फीमेल चाइल्ड होते हैं जिनमें हार्मोन, जो मदर के हार्मोन्स है ना, मदर के हार्मोन्स है, वो एकदम से विदड्रॉ हो जाते हैं जब वो बच्ची पैदा होती है। तो जब वो पेट में होती है तो मदर के हार्मोन उसके अंदर होते हैं, और जब पैदा होने के बाद मदर्स के हार्मोन्स क्या होते हैं, एकदम से विड्रॉल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से, विड्रॉल की वजह से उसे सूडो मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा। उसको मेंस्ट्रुएशन आएगा जिसे हम सूडो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। हल्की सी आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है वेजाइना से, और वो बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है, घबराने की बात नहीं है। मैटरनल हार्मोन की विड्रॉ होने की वजह से ये चीज़ें देखी जाती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन NCLEX में पूछा जाता है, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट है, व्हाट साइन एंड सिम्टम शुड अ नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म अभी मैंने आपको समझाया क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, टैकीकार्डिया, हर चीज़ बढ़ी हुई रहेगी, यानी हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा। एक्सॉफ्थैलेमस, याद रखना बच्चे, आंखें बिल्कुल बाहर निकली होती हैं, एक्सॉफ्थैलेमस, ठीक है। बल्जिंग ऑफ आइज, और एक्सॉफ्थैलेमस में एक क्वेश्चन बनता है कि आईलिड जो होती है ना, उसको टेप कर देते हैं, आईलिड को टेप कर देते हैं ताकि ड्राइनेस ना हो, ठीक है। और दूसरा आर्टिफिशियल टीयर डालते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ करते हैं। ये दो क्वेश्चन एक्सॉफ्थैलेमस से बनते हैं, पर ये हाइपरथायरॉइडिज्म में देखा जाता है। और मुझे बताओ, हाइपो में सारी चीज़ें कम होती है ना, वेट गेन किस में नज़र आता है, हाइपो में। कॉन्स्टिपेशन किस में नज़र आता है, हाइपो में। लिथार्जी किस में नज़र आता है, हाइपो में। ड्राई स्किन किस में नज़र आता है, हाइपो में। मॉइस्ट स्किन किस में नज़र आती है, हाइपर में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो एक्सॉफ्थैलेमस और टैकीकार्डिया सिर्फ दो चीज़ें देखी जाएंगी हाइपरथायरॉइडिज्म में, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है,
अनर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट ऑफ मेजर डिप्रेशन, एक व्यक्ति को मेजर डिप्रेशन है, उनमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिफ्लेक्ट डिस्टर्बेंस इन अफेक्ट रिलेटेड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या देखने को मिलता है बच्चे? बहुत सीधा सा आंसर है होपलेसनेस। 3 चीज़ें देखने को मिलती है, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसमें एक वैरागत साइन भी आता है, वैरागत साइन, तो देख लीजिएगा वैरागत साइन और ओमेगा साइन दोनों ही डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। और वर्थलेसनेस और होपलेसनेस देखने को मिलेगा डिप्रेशन वाले व्यक्ति में। 1 to 1 आप क्या करोगे? सुसाइड के लिए उसको ऑब्जर्व करोगे कि कहीं वो सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। नेक्स्ट,